हेलो बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। तो एटॉमिक मॉडल्स की हम बात क्यों कर रहे हैं बच्चों? जब हमने बात करी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए तो इससे क्या हो गया कि भाई पहले तो हम क्या मानते आते थे कि भाई एक एटम है जिसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात थी, खत्म वहीं पे बात। लेकिन जब अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी आ गए तो फिर हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए ना कि किस तरीके से वो अरेंज है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप लोगों को ना ये मालूम नहीं है कि भाई घड़ी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आपको सिंपल पता है कि भाई ऐसे ऐसे घड़ी होती है तो चल, ठीक है। पर जिस दिन आपको पता चल गया कि भाई उसके अंदर क्वार्ट्ज होता है, उसके अंदर निडल होती है, उसके अंदर बैटरी होती है, तो फिर आपको पता होना चाहिए ना किस तरीके से वो अरेंज है, किस तरीके से वो अरेंज नहीं है। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए उसके बारे में। तो अब साइंटिस्ट के सामने भी क्या थी, ये प्रॉब्लम थी कि भाई एटम जो है इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने डिस्कवर कर लिए, तो ये किस तरीके से हमें पता चलेगा कि भाई एटम जो है कैसे स्टेबल होगा। मतलब जैसे अगर हम घड़ी के केस में बात करें तो भाई घड़ी कैसे चलेगी, किस तरीके से ये जो इसमें मटेरियल है वो लगा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे ही भाई इसके अंदर भी जो हमारा एटम है उसमें किस तरीके से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके का एटम दिखता है, तभी हम ये भी समझ पाएंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके की हैं। कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब भी हम क्या होगा एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स किस तरीके से अरेंज हैं, तो हम फिर उसके बेसिस पे ये भी बता पाएंगे कि वो किस तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती है। तीसरी चीज क्या है कि हमें ये भी बात करनी है कि भाई किस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर H2O बन रहा है तो ये किस तरीके से कंबाइन होके बन रहा होगा। ये सारी चीजें पता लगाने के लिए हमें स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी हम उसकी फंक्शनिंग को समझ पाएंगे कि भाई एक एटम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेता है। और एक चीज और हमारे पास क्या है कि भाई हमें ये जानना था कि ओरिजिन और नेचर कि कहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम बात तो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आई है और ये किस नेचर की है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो काम करती है। ठीक है, और किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है एटम्स के द्वारा। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए पिछले कई सालों में काफी ज्यादा काम किया जा चुका है और इसके बारे में हमें काफी सारी अब नॉलेज है भी। तो एक एक करके डिटेल में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार हम वो जो अभी अभी तक हमने पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं जरा सा इस टेबल के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल क्या है, ई से लिखते हैं हम। एब्सोल्यूट चार्ज, इस पे चार्ज कितना है, -1.602176 इंटू 10⁻⁻19। रिलेटिव चार्ज, भाई इस पे रिलेटिव चार्ज निकालोगे इसके अकॉर्डिंग तो देखो इस पे कितना है, प्रोटॉन पे +1.602176 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों चार्ज क्या है, बराबर है, बस क्या है माइनस प्लस का फर्क है। और ये वाला जो चार्ज क्या है, जीरो ही है, तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। और इस पे रिलेटिव चार्ज हम कह सकते हैं +1 का है, इस पे रिलेटिव चार्ज कितना है, -1 का है। भाई अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि राम जो है उस पे 1000 रुपए का उधार है और श्याम जो है उसको 1000 रुपए किसी से लेने हैं, और अगर मैं बोलूँ कि भाई एक और इंसान है जिसका नाम है मोहन, जिसको किसी से ना कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई हम इस तरीके से भी देख सकते हैं ना इसको कि श्याम जो है उसको क्या है, 1 रुपए लेने हैं, और जो राम है उसको क्या करना है, 1 रुपए देने हैं। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमें ये पता चल जाएगा, हमें बस कंपैरिजन करना है ना दोनों के बीच में। तो -1 +1,
और यहाँ पे क्या हो गया 0, मतलब कुछ देना है कुछ लेना है। तो यहाँ पर क्या है यूनिट, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर ही यूनिट है, दोनों यूनिट क्या है यहाँ पे बराबर ही है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जितने रुपए उसको लेने हैं उतने ही रुपए दूसरे वाले को देने हैं। इसी तरीके से हम बात करें अगर मास की, तो मास अगर हम इसका निकालें केजी में, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, दैट इज 9.109382 इंटू 10⁻⁻31। और प्रोटॉन का मास 1.6726216 इंटू 10⁻⁻27। और न्यूट्रॉन का मास 1.674927 इंटू 10⁻⁻27। यही मास अगर हम जब इसमें निकालते हैं यूनिफाइड मास के तौर पे निकालते हैं। यूनिफाइड मास मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो जब हम यूनिफाइड मास की फॉर्म में इसको निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, ये 0.00054। प्रोटॉन का निकल के आता है 1.00727 और न्यूट्रॉन का निकल के आता है 1.00867। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम मास देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, लगभग लगभग 0 है, प्रोटॉन का मास 1 है और न्यूट्रॉन का मास क्या है, वो भी 1 है। पर ऐसा मत करना कि न्यूमेरिकल्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 लेके चलोगे, सर ने तो बताया था कि लगभग लगभग ये 0 होता है। नहीं, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे उसका मास लेके चलोगे, जो भी वो मास दे रखा है वो लेके चलोगे। ये हम अपने समझने के लिए इसको मान सकते हैं कि भाई ये क्या है, लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाता है। अगर इनसे कंपैरिजन आप करोगे, इसके कंपैरिजन में देखोगे आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में देखोगे, तो आप इसको लगभग लगभग 0 मान सकते हो कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमारा आता है थॉमसन मॉडल। अब देखिए थॉमसन मॉडल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं करने के लिए, बहुत सिंपल मॉडल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप ऐसे एज्यूम करिए कि एक वाटरमेलन आपके पास है, आपके पास एक वाटरमेलन है। अब ये जो वाटरमेलन है ना, इस वाटरमेलन में होता क्या है, पूरे में तो क्या होता है ऐसे, ये भरा हुआ रहता है, जो इसका पल्प होता है वो भरा हुआ रहता है, और बीच बीच में ना कहीं कहीं पे ना बीज होते हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा वाटरमेलन, ग्रीन वाला पोर्शन मैंने हटा दिया इसके ऊपर का, ठीक है, ये पूरा वाटरमेलन है हमारा। तो इसमें क्या है, जगह जगह पे ना ऐसे बीच बीच में बीज भरे हुए हैं, बीच बीच में बीज भरे हुए हैं। और ये जो है हमारा पल्प, ये पूरे में मौजूद है। ठीक है, पल्प हमारा पूरे में मौजूद है और बीच बीच में क्या है, बीज है। इसी तरीके से थॉमसन ने बोला कि जो एक एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे बीज की तरह भरे हुए होते हैं बीच बीच में। इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे क्या है, बीज बीज की तरह बीच बीच में भरे हुए हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, पूरे में फैले हुए हैं। जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, पूरे में फैले हुए हैं। अब देखो, जब इन्होंने ये मॉडल दिया तो इससे हम लोगों को ये तो एग्जैक्टली समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन हो गया कि किस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूट्रल हो रहे हैं, मतलब कि स्टेबलाइज हो रहे हैं, कि एक स्टेबल एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पर अभी भी इसके साथ ना कुछ परेशानियां थी। हमने ये बता दिया कि भाई किस तरीके से एक स्टेबल एटम बन रहा है, ये हमारा क्लियर हो गया। पर इससे ना आगे की जो हमारी एक्सपेरिमेंट्स थे उनको हम प्रूव नहीं कर पाए। आगे के एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनको प्रूव नहीं कर पाए, जैसे कि बाद में जब चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करने के बाद भाई आपने तो ये कह दिया कि पॉजिटिव स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो फिर न्यूट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स भी तो कहीं ना कहीं होने चाहिए ना, क्योंकि हमने तो न्यूट्रॉन्स को भी देखा है इसके अंदर। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि ये जो मॉडल था थॉमसन मॉडल, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक चीज और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई थॉमसन जो है उनको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906। किसके लिए अवार्ड किया गया था, फॉर हिज theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gas। कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है गैसेस के द्वारा, इस पे इन्होंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस भी किए थे। तो इसी के बेसिस पे इनको क्या अवार्ड किया गया था, 1906 में नोबेल प्राइज मिला था इनको।
अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसके बाद हम दूसरा मॉडल स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन द लेट और हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कुछ तरह की रेस जो है ना डिस्कवर होना शुरू हो गई। ठीक है, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि हम कह सकते हैं 1950 के बाद, 1850 के बाद की करीब करीब बात है। तो वहां पर क्या हुआ कि अलग अलग रेस की डिस्कवरी शुरू हो गई। जैसे आपने कुछ एक रेस पढ़ी है, कैथोड रे अभी आप लोग पढ़ चुके हो, कैनाल रेस अभी आप लोग पढ़ चुके हो। इसी तरीके से विल्हम रॉन्गटन विल्हम रॉन्गटन इन्होंने 1895 में क्या शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं किसको, एक मेटल को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करते हैं, एक मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने डाल दिए इस मटेरियल पे। तो क्या होता है, इनसे कैथोड रे ट्यूब का कैथोड रे जनरेशन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रेज जनरेट होती है जो कि क्या कॉज करती है, फ्लोरेसेंस कॉज करती है, जिनकी वजह से क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है किसपे, जो भी हम कोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे। इन दी फ्लोरेसेंट मटेरियल्स प्लेस आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो भी फ्लोरेसेंट मटेरियल हमने रख रखा है किसके बाहर, कैथोड रे ट्यूब्स के बाहर। अब लॉन्गटन को ना उस समय पे ये नहीं पता था कि भाई ये रेडिएशन होती कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, उनको मालूम नहीं था। तो जैसे मैथमेटिक्स में हमारा फेवरेट टर्म है ना कि लेट दी वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया एक्स। तो ये क्या है, एक्स रेज। अब इनको बोला जा रहा है भाई क्या थी, रेज तो थी, ये तो कंफर्म था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो इन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम एक्स रेज रख दिया। और यही नाम ना अभी तक चलता आ रहा है इसका, जो एक्स रेज है यही नाम इसका अभी तक चलता आ रहा है। अब एक्स रेज की जो एक खासियत है, देखो आप लोगों ने एक्सरे अगर कभी करवाया हो या फिर एक्सरे का नाम आप लोगों ने मुझे लगता है जरूर सुना होगा। एक्सरे क्या होती है, ये बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। मतलब कि ये हमारी जो मास है उससे नीचे जा सकते हैं, जो हमारी मसल्स वगैरह है सबसे क्या हो सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। और ये हमारी ना फिर हड्डियों की स्टडी कर सकते हैं हम इससे, कि भाई हड्डियां कोई डिसलोकेट वगैरह तो नहीं हो गई है, कोई हिल तो नहीं गई है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है ना कि डॉक्टर कई बार एक्सरे करवाते हैं ये देखने के लिए कि जो हड्डियां हैं उस पे कोई इफेक्ट तो नहीं आया है, जो हड्डी है वो कहीं सरक तो नहीं गई है। कई बार इसी के द्वारा ना वो बताते हैं कि भाई ये चीज हो गई है, और उसी के फिर आइडिया से ना वो हम लोगों को जो भी इलाज देना है वो करते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई छोटी मोटी चीजें खुद ही ठीक हो सकती है तो कह देते हैं भाई पट्टी वट्टी करके भेज देंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज है तो क्या करेंगे, वो ऑपरेशन तक भी उनको करना पड़ सकता है। कि तो एक्सरे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, हमारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ने में। तो स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज के इंटीरियर के बारे में, अंदर की चीज के बारे में अगर हमें मालूम करना है तो हम एक्सरेज का यूज कर सकते हैं। इनकी वेवलेंथ जो है ना बहुत छोटी होती है, दैट इज 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, 0.1 नैनोमीटर मतलब इतनी छोटी कि हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है, हम लोगों को रे दिखाई थोड़ी देंगी। और ये पोजेस करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर। इनमें क्या कैसा करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर होता है। फिर हमारे आए हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल जो है, इन्होंने क्या किया, कुछ मटेरियल्स की कुछ एलिमेंट्स की स्टडी करी। ठीक है, इन्होंने फिर देखा कि ये कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन ऑन देयर ओन, मतलब खुद से एमिट करते हैं। इनको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाहर से कोई चीज प्रोवाइड करने की इनको जरूरत नहीं है, खुद से ही क्या करते हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। और इसी फिनोमिना को, किस फिनोमिना को, कि जो एलिमेंट्स क्या कर पाए, खुद से रेडिएशन एमिट कर पाए, जिनको बाहर से किसी चीज की जरूरत ना पड़े, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया मैरी क्यूरी ने, पियारे क्यूरी ने, और रदरफोर्ड ने एंड फ्रेडरिक स्टोडी ने। इवन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी की वजह से मैरी क्यूरी जो है, इनकी डेथ बहुत अर्ली अर्ली एज में हो गई। हालांकि इनको मैरी क्यूरी को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा फिनोमिनल इस पे रिसर्च करी थी, इसीलिए इनको इसके लिए
नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। देखिए ये जो रेज हैं, कौन-कौन सी रेज निकली यहाँ पर, 3 तरह की रेज हमें मिली, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज आर एमिटेड। ये 3 तरह की रेज एमिट होती हैं किसमें से, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारी जो कि क्या करते हैं, एमिट कर रहे हैं रेडिएशन अपने आप। पहली हमारी जो है वो क्या है, अल्फा रेज, जो कि क्या होती है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन पे क्या होता है, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मासेस। 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मासेस याद करो किसका होगा, हीलियम का। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने देखा कि भाई हीलियम 2 प्लस है हो रही है। जब इसको क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, जब इसको क्या दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियाई है। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन, अब देखो जब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो क्या दे रहे हैं, हीलियम गैस। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हीलियम न्यूक्लियाई है। जो He2 प्लस हमें मिल रहा है वो क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है, बिना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियाई है किसका, हीलियम। दूसरी जो हमारे पास है वो क्या है, बीटा रेज। अब बीटा रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। जो हमारी बीटा रेज है वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है हमारे, नेगेटिवली चार्ज, और बीटा रेज भी हमारी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। फिर हमारी है गामा रेज। अभी जो गामा रेज है क्या होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन। इनमें जो रेडिएशन है बहुत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लाइक एक्स रेज आर न्यूट्रल। ये कैसी होती है, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, कैसी है, न्यूट्रल इन नेचर। और इनमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता। अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें कि कौन कितना ज्यादा अंदर तक घुस सकती है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, लीस्ट होती है, सबसे कम होगी इन तीनों में। बीटा रेस की कितनी होती है, 100 टाइम्स होती है अल्फा पार्टिकल्स से। और गामा रेस की कितनी होती है, 1000 टाइम होती है अल्फा पार्टिकल्स से। अब आपके मन में ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर गामा रेस जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो हम एक्स रेस की जगह पर गामा रेस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो गामा रेज हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन है। इवन एक्स रेज की भी अगर हम बात करें ना, तो एक्स रेज भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। और ये गामा रेज जो है ये तो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी वाली रेडिएशन हैं, ये हमारी बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इसीलिए हम गामा रेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इवन एक्स रेज भी ना, कोई डॉक्टर बहुत मतलब जरूरी होगा ना, तो ही वो आपको रेकमेंड करेगा कि भाई आप एक्सरे करवा लो। अगर मैक्सिमम जहां तक जरूरत नहीं होगी तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई एक्सरे मत करवाओ। क्यों, क्योंकि वो भी जानता है कि कितना नुकसानदायक है ये रेज, और अगर आप इनके संपर्क में क्या रहते हैं, रेगुलरली रहते हैं।